ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ट्रांसफॉर्मर का डेरिवेशन करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। सो इट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज, यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट वर्क्स विथ एसी ओनली, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स विथ एसी ओनली, ऑल्टरनेटिंग करंट, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ काम करता है ट्रांसफॉर्मर, डीसी में काम नहीं करता है, डायरेक्ट करंट में। थर्ड पॉइंट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक कॉइल में जब करंट चेंज होता है तो दूसरे कॉइल में अपने आप करंट इंड्यूस हो जाता है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, कुछ एग्जांपल में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे घर में जो करंट होता है वो आप लोगों को पता होगा एसी होता है एंड 220 वोल्ट पे होता है, 220-230 वोल्ट पे होता है। अब मोबाइल चार्ज जो होता है वो 12 वोल्ट पे होता है, 10 वोल्ट पे होता है, 12 वोल्ट पे होता है, ऐसा कुछ। तो मोबाइल चार्जर में, जैसे ये वाले देख लीजिए, मोबाइल चार्जर में एक ट्रांसफॉर्मर होगा क्योंकि यहाँ से 220 वोल्ट एंटर कर रहा होगा, राइट, और यहाँ से 10 वोल्ट बाहर निकल रहा होगा। मतलब इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर होगा जो 220 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट करवा रहा है, राइट। बैटरी चार्ज करने के लिए हमें यूज होता है। लैपटॉप का चार्जर, लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसमें आउटपुट निकलता है 20 वोल्ट, राइट। ये वाले का मैं बात कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, ये वाले, इसमें यहां से एंटर कर रहा होगा 220 वोल्ट, राइट, और यहां से निकल रहा होगा 20 वोल्ट, 18-20 वोल्ट। यहां से 220 एंटर कर रहा है, यहां से 20 वोल्ट निकल रहा है। मतलब इसके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मर होगा जो 220 वोल्ट को 20 वोल्ट में कन्वर्ट करवा रहा होगा, क्लियर है। सो ये सब कुछ एग्जांपल्स है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर होगा। सो ये सब कुछ एग्जांपल है। या फिर कंप्यूटर, उसका जो डेस्कटॉप होता है वो 12 वोल्ट पे काम करता है, राइट। तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, SMPS कहते हैं इसे। तो यहाँ से 220 वोल्ट एंटर कर रहा होगा, राइट, और यहाँ से 12 वोल्ट बाहर निकल रहा होगा। तो कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है, CPU, कंप्यूटर का जो CPU होता है उसमें 12 वोल्ट पे वो काम करता है। तो उसके अंदर भी, उस बॉक्स के अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मर होगा जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो ये सब जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाया है उसमें आपने देखा कि वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, 220 वोल्ट से बार बार हम लोग कम कर रहे हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं है, कुछ ट्रांसफॉर्मर ऐसे होते हैं जो वोल्टेज को इंक्रीज करवाता है, जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है हाई वोल्टेज का। लाइक हेवी मशीन्स काफ़ी हाई वोल्टेज पे काम करता है, या फिर ट्रेन काफ़ी हाई वोल्टेज पे काम करता है, थाउजेंड्स में होता है वो सब। तो वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है वो 220 वोल्ट को और हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करवा रहा होगा। सो ट्रांसफॉर्मर या तो वोल्टेज को अप करता है या फिर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को डाउन करता है। जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा वैसा ट्रांसफॉर्मर यूज होगा। और कैसे काम करता है, वोल्टेज बढ़ता क्यों है या कमता क्यों है, वो आपको डेरिवेशन में दिखेगा। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वोल्टेज क्यों बढ़ जाता है या क्यों कमता है ट्रांसफॉर्मर में, क्लियर है। या फिर रोड साइड में भी आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर, काफ़ी बड़े बड़े से ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है। पिलर्स लगा होता है रोड साइड में, आपको कहीं दिख जाएगा, पिलर्स लगा होता है, वहाँ पे एक स्लैब होता है और उसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मर रखा रहता है काफ़ी बड़ा सा, राइट। वो होता है आपका स्टेप डाउन, वो वोल्टेज को डाउन करता है, लाइक 4000 के आसपास वोल्टेज उसमें इंटर करता है, लेकिन उससे निकलता है 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, राइट। हमारे घर में जनरली 220 वोल्ट का करंट होता है, AC करंट होता है। अच्छा, मोबाइल चार्जर को मैंने ओपन किया, एक पुराने मोबाइल चार्जर को मैंने ओपन किया है, तो उसमें हमें दिखाई दिया कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मर, राइट। ये जो येलो वाले दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्मर है, दिख रहा है, ये है ट्रांसफॉर्मर, राइट। और इसको जब मैंने बाहर निकाला तो मुझे ये दिखाई दिया, ये देखिए, दिख रहा है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं बता रहा हूँ ये है क्या और कैसा है, इसका वायरिंग्स कैसा है। देखिए, अंदर में एक कॉइल है, ऐसे बहुत सारे टर्न्स का ऐसा कॉइल है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक जैसा कुछ दिख रहा है ना, PVC का, और उसके ऊपर फिर से वायरिंग है। एक कॉइल ऐसा है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये चार्जर का ट्रांसफॉर्मर है छोटा सा,
ये भी चार्जर का ही है, इसी का दूसरा पीस था तो उसका मैंने वो निकाल दिया था। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मर। उसमें क्या है कि एक कॉइल है, ऐसे बहुत सारे टर्न्स का ऐसा कॉइल है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक डाला हुआ है और उसके ऊपर फिर से एक लेयर ऑफ कॉइल है, राइट। सो दैट इज ट्रांसफॉर्मर। म्यूचुअल इंडक्शन करवाते हैं। सो आ जाइए इसका डेरिवेशन पोर्शन देखते हैं। एक फोटो फ्रेम टाइप का हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ ऐसा कुछ है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है ये फोटो फ्रेम टाइप का। ये आपका हॉलो वाला पार्ट है और ये आपका मटेरियल है, राइट। एंड बाहर फिर से एयर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। एक स्लैब है, उसको हमने एक स्क्वायर टाइप का स्लैब है, उसको हमने यहाँ से ऐसे कट किया डीप इनसाइड, यहाँ से कट किया डीप इनसाइड, यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया और बीच वाले पोर्शन को हटा दिया, तो इट विल लुक लाइक दिस। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग कुछ वाइंडिंग्स कर रहे हैं, है ना, यहाँ से कोयल लगा दे रहा है। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल। एंड यहां से फिर से इस वाले में ऐसे कॉइल लगा दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, लाइक इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको कम दिख रहा होगा और इसमें हमने जानबूझ के ज्यादा रखा है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NS मान लीजिए और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NP मान लीजिए। प्राइमरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NP है, सेकेंडरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NS है। यहां से हम लोग AC डाल रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। AC में क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज होता है, राइट। अगर सर्किट है तो सर्किट पे कभी क्लॉकवाइज करंट, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज होता है। नॉट ओनली दैट, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है हर मोमेंट पे। हर मोमेंट पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, राइट। तो AC हमने डाल रखा है तो इसमें करंट का मैग्नीट्यूड हर मोमेंट पे चेंज हो रहा होगा। क्लियर है। और करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, है ना, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ये सोलोनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड में होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है हर मोमेंट पे, यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, राइट। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड EMF होगा, बैक EMF होगा, राइट। तो इसमें हमारा इंड्यूस्ड EMF आएगा। सो इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी कॉइल, राइट, इन द प्राइमरी कॉइल। सो ये होगा E प्राइमरी, E इक्वल टू माइनस ऑफ N d∅dt ऑफ प्राइमरी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन का है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो देख लीजिए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ये ऐसे जाएगा और क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो वो फ्लक्स को बाहर नहीं निकलने देगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, फ्लक्स लीकेज को प्रिवेंट करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर नहीं निकलेगा, ये यहाँ से ऐसे टर्न ले लेगा, राइट। एंड सिमिलरली फिर से ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, तो वो यहाँ से ऐसे टर्न ले लेगा। एंड आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस तरह से बहुत सारे लाइंस होंगे, राइट। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है तो यहाँ फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा, राइट। तो इस लूप में भी एक बैक EMF आएगा, इंड्यूस्ड EMF आएगा, क्योंकि लूप्स नहीं चाहता है कि फ्लक्स चेंज हो,
फैराडेज लॉ से। लूप्स नहीं चाहता है कि फ्लक्स चेंज हो, तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें बैक ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में भी आएगा। क्लियर है? सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल वो हो जाएगा माइनस ऑफ एन एस डी फाई बाई डी टी, राइट। बट ये सेकेंडरी क्या है? ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है? देखिए जिस मोमेंट पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा लाइक 50,000, उस मोमेंट पे यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा 50,000, क्योंकि क्लोज टू फॉर्म हो रहा है। और जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया 55,000, तो यहां पे भी हो जाएगा 55,000। तो 1 सेकेंड में चेंज ऑफ फ्लक्स इसमें कितना हुआ? 5,000। 50,000 से 55,000 हो गया, तो 1 सेकेंड में चेंज ऑफ फ्लक्स होगा इसमें 5,000, इसमें भी 1 सेकेंड में चेंज ऑफ फ्लक्स 5,000। कहने का मतलब यह है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में सेम होगा, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में सेम होगा, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी। तो अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। सो ES बाई EP इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, NS d phi by dt of secondary in P d phi by dt of primary, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी सेकेंडरी का, और ये भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, बट ये प्राइमरी का। और क्योंकि अभी अभी हमारा बात हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में सेम होगा, 1 सेकंड में जितना फ्लक्स चेंज होगा उसमें 1 सेकंड में भी इसमें भी उतना ही फ्लक्स चेंज होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में सेम होगा। तो ये गया, माइनस माइनस भी गया, तो इक्वेशन हमारा बनता है ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP। क्लियर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर, राइट। टर्मिनल वोल्टेज, EMF, करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, राइट, क्योंकि कॉइल इज एक्टिंग लाइक अ सेल, है ना, कॉइल इज एक्टिंग लाइक अ सेल। तो अगर उस कॉइल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो सिंस आर का वैल्यू नेग्लिजिबल होगा, वेरी क्लोज टू जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज ऑल्सो जीरो, तो V इज ऑलमोस्ट इक्वल टू E या E इज ऑलमोस्ट इक्वल टू V। सो इस EMF को हम लोग वोल्टेज लिख सकते हैं। सो ये वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी बाई वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी बाई नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी, राइट। यहाँ तक क्लियर है? यहां से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि वोल्टेज इन द सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी। मतलब सेकेंडरी में जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा उसके रिस्पेक्ट में, उतना ज्यादा हमें सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा प्राइमरी के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, प्राइमरी को कीपिंग कांस्टेंट, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट ही रहने दीजिए, सेम रहने दीजिए। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी बढ़ाएंगे, तो क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी बढ़ेगा तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी भी बढ़ेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, यहां से आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। तो यहाँ ये बेसिक चीज है, यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता ही क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अगर बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी बढ़ा देंगे तो आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी बढ़ जाएगा, राइट। तो जितना ज्यादा इसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। जितना ज्यादा इसका नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे इसके कंपैरिजन में, उतना कम वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा। तो जैसे मोबाइल चार्जर में बात कर रहे थे कि 220 वोल्ट एंटर करता है और बाहर निकलता है सिर्फ 10 वोल्ट, मतलब आउटपुट वोल्टेज सिर्फ 10 है, इनपुट 220, मतलब वोल्टेज काफ़ी कम चुका है। तो उस केस में क्या हुआ होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का काफ़ी कम होगा, राइट। तो हमें वोल्टेज आउटपुट का भी काफ़ी कम मिलेगा। बट यहाँ पे और भी चीज़ देख लीजिए, करंट का भी देख लीजिए कि आउटपुट करंट क्या होगा। ऐसा नहीं कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो वी विल गेट मोर एनर्जी, ऐसा नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो काम करेगा ही, तो वो कहाँ पे कंपनसेट होगा वो देख लीजिए। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनपुट एनर्जी शुड बी इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, राइट।
इनपुट एनर्जी शुड बी इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। ये आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिल रहा है ना। तो इसको और हम लोग एक्सटेंड करेंगे। इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, राइट। एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा। तो ये V ऑफ प्राइमरी, I ऑफ प्राइमरी और टाइम तो सेम होगा, सेम टाइम के लिए हम इनपुट आउटपुट का बात कर रहे हैं। V ऑफ सेकेंडरी, I ऑफ सेकेंडरी इंटू T, राइट। T गया, सो VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। सो यहाँ से हमें मिल रहा है VS बाई VP इज इक्वल टू IP बाई IS, राइट। तो VS बाई VP इज ऑल्सो इक्वल टू IP बाई IS, राइट, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। करंट अगर आउटपुट में, वोल्टेज अगर आप आउटपुट में बढ़ाते हैं तो करंट आपका आउटपुट में कम जाएगा टू मेंटेन दिस इक्वलिटी साइन, राइट। प्रोडक्ट दोनों का सेम रहेगा। तो आउटपुट वोल्टेज अगर आप बढ़ा ले रहे हैं यहाँ पे, तो आउटपुट करंट को कम ना पड़ेगा टू मेंटेन दिस इक्वलिटी साइन, राइट। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज अगर आपका बढ़ता है तो करंट कम जाएगा, राइट, या वोल्टेज कमता है तो करंट बढ़ जाएगा। तो जैसे मोबाइल चार्जर में क्या हो रहा था कि वोल्टेज कम जा रहा था तो आउटपुट करंट बढ़ जा रहा था, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, के से डिनोट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कभी कभी न्यूमेरिकल में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वैल्यू देकर के आपसे बात करेगा। के से डिनोट करते हैं। सो आई होप ये क्लियर होगा कि ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज बढ़ता क्यों है या फिर ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज कमता क्यों है ना। इट ऑल डिपेंड्स कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का हम कितना ज़्यादा रख रहे हैं या कम रख रहे हैं, राइट। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप ज़्यादा रखेंगे प्राइमरी से तो आपको हाई वोल्टेज मिलेगा, ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप कम रख रहे हैं इससे, तो आपका आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है। दो टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, एंड वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कमेगा, है ना। आउटपुट वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो आउटपुट करंट कमेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहना है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है कि वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्योंकि वो वोल्टेज को बढ़ाता है तो उस केस में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ज़्यादा होगा देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में NS ग्रेटर दैन NP होगा, राइट, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज कम जाता है, आउटपुट वोल्टेज, एंड आउटपुट वोल्टेज कमता है तो करंट बढ़ जाता है, आउटपुट करंट। तो उस केस में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी शुड बी स्मॉलर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी। NS स्मॉलर देन NP होगा, राइट। ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल करने में आपको एक और फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है एफिशिएंसी, ईटा से डिनोट करते हैं। ये होता है आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी इंटू 100 परसेंटेज में है तो, है ना। सो आउटपुट एनर्जी होगा दिस, VS इंटू IS इंटू T बाई इनपुट एनर्जी जो कि VP इंटू IP है, VP इंटू IP इंटू T, और ये T कट जाएगा। तो इनफैक्ट ये रहेगा पावर भी कह सकते हैं आप इसको, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इंटू 100 अगर ये परसेंट में बात हो रहा है तो। सो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला होगा, आउटपुट एनर्जी बाई इनपुट एनर्जी इंटू 100, है ना। ये आपका आउटपुट एनर्जी है, ये आपका इनपुट एनर्जी है, या फिर आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100, क्योंकि T कैंसिल हो जाएगा तो पावर मिल जाएगा वो। ट्रांसफॉर्मर का जो एफिशिएंसी होता है रियल लाइफ में, जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकली हमें जो मिलता है
उसका एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 90 टू 99% एफिशिएंसी होता है, राइट। तो उस केस में आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के इक्वल नहीं होगा, 100% एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों के सेम नहीं होगा, है ना। आउटपुट एनर्जी हमेशा लेस होगा क्योंकि एनर्जी लॉस होता है। हमने बात किया कि सारा फील्ड लाइंस टर्न ले रहा है, बट ऐसा नहीं है। रियल केस में फ्लक्स लीकेज होता है, राइट। तो कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकल जाता है तो हमें आउटपुट एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना कि इनपुट होता है। एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी लॉस होता है, लाइक हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। तो एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, समवेयर 90 टू 99% होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।